प्रकृति को गहराई से देखें और तब आप सब कुछ बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, ये कहा था एल्बर्ट आइंस्टीन ने। नमस्कार, आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। दुनिया भर में जो आर्द्र भूमियां हैं यानी वेटलैंड्स, उनकी क्या स्थिति है। और इसके लिए हम आधार बना रहे हैं हाल ही में आई ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक यानी GWO 2025 रिपोर्ट को। DTE जैसे प्रकाशनों में भी इसकी काफ़ी चर्चा हुई है। ये टॉपिक UPSC की तैयारी करने वालों के लिए मेंस और प्रीलिम्स दोनों में काम आ सकता है, और आम जानकारी के लिए तो खैर है ही। तो आज हम समझेंगे कि रिपोर्ट क्या कहती है, ये वेटलैंड्स इतने ज़रूरी क्यों हैं, क्यों ख़त्म हो रहे हैं और इन्हें बचाने के लिए क्या हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिपोर्ट की शुरुआत ही थोड़ी चिंताजनक है। कहा गया है कि 1970 से लेकर अब तक दुनिया ने अपनी लगभग 22% वेटलैंड्स खो दी हैं, मतलब करीब 411 मिलियन हेक्टेयर का नुकसान। यह आंकड़ा वाकई बहुत बड़ा है। और रिपोर्ट ये भी इशारा करती है कि अफ्रीका में स्थिति शायद सबसे ज्यादा गंभीर है। हालांकि एक बात माननी होगी कि अलग अलग तरीकों से डेटा इकट्ठा करने की वजह से इन आंकड़ों में थोड़ी अनिश्चितता हो सकती है, पर जो ट्रेंड है वो साफ है। हम इन्हें खो रहे हैं, और तेजी से। बिल्कुल, और हम खो क्या रहे हैं ये समझना भी जरूरी है। सही कहा। ये वेटलैंड्स मतलब इनमें मैंग्रोव भी आते हैं, झीलें, नदियां, वो कोरल रीफ्स, पीठभूमि यानी कार्बन सोखने वाली दलदली जमीन, ये सब मिलकर हमें बहुत कुछ देते हैं। खाना, साफ पानी, बाढ़ और तूफान जैसी आपदाओं से सुरक्षा, और कार्बन को सोखकर जमा करना। सोचिए जरा, इनका एक अनुमानित मूल्य लगाया गया है करीब 39 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। 39 ट्रिलियन डॉलर? ये तो दुनिया की कुल GDP का लगभग 7.5% हुआ। जबकि ये धरती का सिर्फ 6% हिस्सा है। जी हाँ, बिल्कुल। और विडंबना देखिए कि इतना मूल्य होने के बावजूद जैव विविधता बचाने के लिए जो कुल फंडिंग है वो वैश्विक GDP का सिर्फ 0.25% है, महज 0.25%। ये तो बहुत ही कम है। ऐसा क्यों है? मतलब क्या हम इनकी कीमत समझ नहीं पा रहे? ये एक मुश्किल सवाल है। शायद इसलिए कि इनकी सेवाओं का सीधा सीधा पैसा लगाना, वो मॉनेटरी वैल्यू तय करना आसान नहीं होता, और अक्सर विकास की दौड़ में इन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि वेटलैंड्स खत्म होते हैं और उससे जलवायु परिवर्तन के खतरे बढ़ते हैं। खेती या दूसरी उत्पादकता कम होती है, और इसका असर गरीब देशों पर ज्यादा पड़ता है। अच्छा, समाधान पे जाने से पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि ये आर्द्र भूमि या वेटलैंड है क्या चीज, मतलब क्या परिभाषा है इसकी? हाँ, ये जानना जरूरी है। तो जो रामसर कन्वेंशन है वो इन्हें ऐसे परिभाषित करता है: कोई भी दलदली पानी वाली जमीन, ये प्राकृतिक भी हो सकती है और इंसान की बनाई हुई भी। पानी स्थायी रूप से हो या मौसम के हिसाब से आता जाता हो। पानी ठहरा हुआ हो सकता है या बहता हुआ। मीठा, खारा या नमकीन, सब इसमें शामिल है। अच्छा, तो मतलब काफी विविध हैं ये। बहुत ज्यादा। जैसे इंसानों के बनाए उदाहरण हैं बिहार में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य। प्राकृतिक में तो झीलें हैं ही, नदियों के बाढ़ वाले मैदान जैसे यमुना के किनारे देखते हैं हम। फिर वो गोखुर झीलें होती हैं, जैसे बिहार की कांवर झील। दलदल हैं, ज्वारनदमुख जहां नदी समुद्र से मिलती है, जैसे उड़ीसा की चिल्का झील। और हाँ, मैंग्रोव वन जैसे सुंदरबन, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव है। और इनकी सेवाएं, आपने कुछ का जिक्र किया था। हाँ, देखिए, इन्हें प्रकृति की किडनी भी कहते हैं, क्योंकि ये पानी को साफ करती हैं, तूफान और बाढ़ के असर को कम करती हैं, मिट्टी के कटाव को रोकती हैं, और अनगिनत जंगली जानवरों और पक्षियों का घर हैं। साथ ही इनकी बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी यानी जीवन पैदा करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब भारत पर आते हैं। रिपोर्ट भारत के बारे में क्या खास बताती है? भारत का जिक्र अहम है। पूरे दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा वेटलैंड्स का क्षेत्र भारत में ही है। करीब 1307 वेटलैंड्स की पहचान हुई है, जो लगभग 1.35 मिलियन हेक्टेयर में फैली हैं। भारत ने 1982 में रामसर कन्वेंशन को अपनाया था, और अब खेचन और मिनार को मिलाकर भारत में 91 रामसर साइट्स हो गई हैं। ये दिखाता है कि भारत इस दिशा में प्रतिबद्ध है। 91 साइट्स, ये तो अच्छी संख्या है, पर क्या सब ठीक है? कोई चिंता की बात भी है? हाँ, चिंता की बात भी है। हमारी 2 साइट्स, राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क और मणिपुर की लोकटक झील, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल हैं। मॉन्ट्रो रिकॉर्ड मतलब वो लिस्ट जिसमें उन वेटलैंड्स को रखा जाता है जिन पर खतरा मंडरा रहा है या जिनमें नकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। अच्छा, जैसे केवलादेव और लोकटक झील में क्या दिक्कतें हैं? केवलादेव में पानी की कमी एक बड़ी समस्या रही है, और लोकटक झील में भी उसके इकोसिस्टम में कुछ बदलाव देखे गए हैं, जैसे वो फुमड़ी वगैरह का मुद्दा है। तो सरकार क्या कदम उठा रही है इन्हें बचाने के लिए?
देखिए, प्रयास तो चल रहे हैं। जैसे 2021 में वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च हुआ। एक नेशनल वेटलैंड डेकेडल चेंज एटलस भी है जो बदलावों पर नजर रखता है। हाल ही में 2023 में अमृत धरोहर योजना शुरू की गई है, खास रामसर साइट्स के संरक्षण और उनके सही इस्तेमाल के लिए। और नमामि गंगे जैसे कार्यक्रमों से भी इन्हें जोड़ने की कोशिश हो रही है। ये तो अच्छी पहल है, पर क्या ये काफी है? GW रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट का संदेश साफ है। अब हमें बड़े पैमाने पर और फौरन कार्रवाई करने की जरूरत है। सिर्फ छोटे मोटे कदम काफी नहीं होंगे। रिपोर्ट खास तौर पर कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी KMGBF के लक्ष्यों की बात करती है। अच्छा, वो कौन से लक्ष्य हैं? उसमें 2 लक्ष्य बहुत अहम हैं वेटलैंड्स के लिए। टारगेट 2 कहता है कि 2030 तक 30% जो खराब हो चुके इकोसिस्टम हैं उन्हें बहाल करना है, मतलब ठीक करना है। और टारगेट 3 कहता है कि 30% जमीन और पानी वाले इलाकों का संरक्षण करना है, उन्हें बचाना है। 30% बहाली और 30% संरक्षण, ये तो बहुत बड़ा काम लगता है। हाँ, बहुत बड़ा। रिपोर्ट का अनुमान है कि इसके लिए दुनिया भर में करीब 123 मिलियन हेक्टेयर वेटलैंड्स को बहाल करने की जरूरत होगी और 428 मिलियन हेक्टेयर का ठीक से प्रबंधन करना होगा। इसमें तो खर्च भी बहुत आएगा। बिल्कुल। और यही रिपोर्ट एक बहुत जरूरी बात कहती है, बचाव इलाज से हमेशा सस्ता और बेहतर होता है। मतलब जो वेटलैंड्स अभी ठीक ठाक हालत में हैं, उन्हें बचाए रखना उन वेटलैंड्स को ठीक करने से कहीं ज्यादा सस्ता पड़ता है जो खराब हो चुके हैं। अच्छा, कितना फर्क पड़ता है लागत में? बहाली की लागत मतलब रेस्टोरेशन कॉस्ट $1,000 से लेकर $70,000 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष तक हो सकती है। ये बहुत ज्यादा है। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि हम प्रकृति आधारित समाधानों यानी नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस NBS में सरकारी और प्राइवेट दोनों तरफ से निवेश बढ़ाएं। ये आपदाओं से बचने, जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने और पानी की सुरक्षा के लिए ज्यादा सस्ता और टिकाऊ तरीका है। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा का सार ये है कि दुनिया भर में वेटलैंड्स गंभीर संकट में है, जबकि वो हमारे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए अनमोल है। उन्हें बचाने और जो बिगड़ गए हैं उन्हें सुधारने के लिए हमें तुरंत और बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है, और भारत इसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है और निभा भी रहा है। बिल्कुल। और यहाँ मैं एक सवाल छोड़ना चाहूँगा सोचने के लिए। जब हमें पता है कि ये वेटलैंड्स इतने कीमती हैं, इनका इतना आर्थिक और पारिस्थितिक मूल्य है, तो फिर वो क्या चीज़ है जो हमें इनके संरक्षण के लिए ज़रूरी संसाधन लगाने से रोक रही है? मतलब सिर्फ नीतियाँ बना देना ही काफ़ी नहीं है। वो कौन से ढांचागत बदलाव चाहिए जिनसे हम इन प्राकृतिक खजानों को सच में बचा सकें? ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर आपको आज का ये विश्लेषण, ये गहरी बातचीत पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा के साथ। नमस्कार।